सबसे पहले ओबियसली हमने बात कर ली सेनेट इलेक्शन की, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और पोस्ट न्यूज एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और आपको थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में 37 नशिस्तों पर कल इंतखाबात हुए। 11 पंजाब की नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट की मजबूरी नशिस्तों पर हुक्मरान जमात की अगर हम बात करें तो PTI ने सबसे ज्यादा इस वक्त 18 नशिस्तें जीतनी है, जिसके बाद सेनेट में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली पहली जमात बन गई है, यानी कि 26 नशिस्तों के साथ PTI इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो 20 नशिस्तों के 18 में से 20 नशिस्तों की बात करें, जबकि मुस्लिम लीग जो 18 नशिस्तों के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात बन गई। और अब सेनेट 100 अरकान के ऐवान में बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई जो तादाद है वो 47, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की 53 हो जाएगी और आइंदा 3 साल के लिए सेनेट अपोजिशन को हुकूमत पर बरतरी रहेगी। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो सबसे बड़े वहां पर अपसेट हुआ और कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद कम होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट लेकर मैदान मार लिया, जबकि हुकूमत को कौमी असम्बली में 180 अरकान के साथ अददी बरतरी है। इसके बावजूद अब्दुल हफीज शेख वोट ले सके 164 और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी की बात की जाए तो उनकी कामयाबी पर PDM क़यादत ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आज़म को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि असेंबलियां तहलील करके मिड टर्म इलेक्शन करवाने चाहिए। बिल्कुल, और उनका बनता भी है जी। आप अगर अखबार देखें, मेरे पास इस वक्त एक्सप्रेस पड़ा हुआ है और अखबार भी इस चीज से भरा हुआ है। और इस वक्त जाहिर बात है, जब मैच होता है जीत एक रन की भी होती है, जीत एक इनिंग्स की भी होती है। और कल 2 के जरदारी साहब ने एक टीवी चैनल पे अपने इंटरव्यू में कहा कि जी हम 20 वोट से विक्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारी फतह कम हुई है, उसके बावजूद फतह तो हुई है। अब हफीज शेख साहब का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा खतरे में पड़ गया है, क्योंकि आइन ये कहता है कि वो अगर सेनेटर नहीं है या मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है तो ऑब्वियसली वो वजीर नहीं रह सकते। तो क्या अब अपोजिशन के मुताबिक हफीज शेख साहब पाकिस्तान में रहेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की उन मुआशी पॉलिसीज का क्या होगा जो बनाने के लिए, चलाने के लिए हफीज शेख साहब को लाया गया था? अब क्या होगा? और इसके अलावा इमरान, सबसे बड़ा फैसला तो वजीर आजम का आया और उन्होंने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का बड़ा फैसला किया। और इस हवाले से हमारे साथ हमारे आंखों पर्सन है कामरान यूसुफ, उनसे हम बात करेंगे। कामरान, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। कल के इलेक्शन के हवाले से जो नताइज आए, सबसे बड़े अपसेट इस्लामाबाद की जब हम बात करें, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो उन्होंने जीत हासिल की और अब्दुल हफीज शेख को आप कह लें कि इतनी बर्तरी के बावजूद बट स्टिल वो जीत नहीं पाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में अगर आप कहें जो भी इंतखाबात होते रहे, ये बहुत बड़ा अपसेट है। अपसेट इसलिए है कि यूजुअली ये अनथिंकेबल होता है कि जो हुक्मरान जमात हो और उसके पास बज़ाहिर अक्सरियत भी हो और वो से इलेक्शन हार जाए, बावजूद कि अगर आप ओवरऑल सेनेट इलेक्शंस देखें तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जाहिर है कि हेडलाइन यही है कि जो मेन हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान जो मुकाबला था उसमें PDM जीत गई। और उसके जाहिर है कि मुज़मिरात यही हैं कि मैसेज यही गया कि शायद इस हुकूमत के पास और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास कौमी असम्बली के अंदर वो एतमाद नहीं है, क्योंकि आप याद रखें कि उनको 172 वोट हर सूरत चाहिए, जो सादा अक्सरियत है, तभी वो वज़ीर रह सकते हैं। और शायद इसी वजह से अब उनकी मजबूरी भी थी कि वो ईवान से एक दफा फिर एतमाद का वोट लें, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। कामरान, जितने दावे हुकूमत करती आई है और उनके मुकाबले में जितने दावे ओपोजिशन करती आई है, आपके ख्याल में ओपोजिशन के सारे दावे ठीक हो गए? इसे एक हार के बाद 2 की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जहां पे हफीज शेख साहब को पूरे वोट नहीं पड़े, वहां पे 174 उनकी दूसरी उम्मीदवार को पड़े और वो सेनेटर बनी विफाक के अंदर ही। इस दावे को आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? और दूसरी जानिब ये भी है कि अब जब एक वाज़ेह तौर पर एक सूरत हाल सामने आ रही है कि पोलिटिकली डिफरेंसेस का शिकार तहरीक इंसाफ इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला टाइमली है या इसको टाइम देना चाहिए था? बहुत जज्बाती फैसला तो नहीं कर गए एकदम से 2-3 घंटे के बाद सेनेट इलेक्शन के? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरफ अगर हफीज शेख साहब को सिर्फ 164 वोट पड़े, तो दूसरी उनकी जो खवातीन की नशिस्त पर फौजिया अरशाद जीती, उनको 174 वोट पड़े। इसका मतलब है कि अभी भी सादा अक्सरियत मौजूद है। तो इससे एक चीज रिफ्लेक्ट होती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये पहले ही जो नॉन इलेक्टेड यानी कि जो गैर मुंतखब लोग हैं काबीना के अंदर या उनकी हुकूमत के अंदर, उसके बारे में काफी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो एक उसकी वजह
बिल्कुल वाज़ेह है कि इनकी पार्टी के अंदर लोग ये समझते हैं कि जो अहम ओहदे हैं, जो अहम वजारतें हैं, वो तहरीक इंसाफ के जो अपने रुकन हैं, अपने अराकीन हैं, उनके पास जानी चाहिए। एक तो उसका ये एलिमेंट है। दूसरी, जहां तक आपने बात की कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने जल्दबाजी में ये फैसला किया या जज्बात में आकर के फैसला किया, मेरे ख्याल में इस शिकस्त के बाद ये उनकी मजबूरी भी थी। अगर वो ना करते तो फिर ऑपोजिशन के पास ये मौका था कि वो तहरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ ले आती, तो उन्होंने शायद उसको प्रीएम्प्ट किया है। और मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, क्योंकि जो तहरीके अदम एतमाद है, वो आप ये बात मत भूलें कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो तो खुफिया राय शुमारे से हुआ। जो तहरीके अदम एतमाद है वो ओपन होगी। अच्छा, इसमें शो ऑफ ये जो शो ऑफ हैंड का मामला है ना कमरान, इस पे रात को एक सीनियर जर्नलिस्ट थे टीवी चैनल पे, मैंने उनको सुना, मे भी आपने भी सुना हो, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने ये बात अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की कि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला मौजूद था तो ऑपोजिशन बाकायदा तौर पर इस चीज पे होमवर्क कर रही थी कि हमने शो ऑफ हैंड्स के जरिए कैसे इस सीट को निकालना है, और इसके लिए जो फॉर्मूला तय पाया था वो पीटीआई के मुख्तलिफ एमएनएज के साथ ये तय पाया था कि वो पीटीआई के एमएनएज जो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं अगले इंतखाबात के लिए, टिकट्स चाहते हैं, उनको कन्विंस किया जाए कि आप शो ऑफ हैंड्स के जरिए गिलानी साहब को वोट दें ताकि अगले इंतखाबात में हम आपको टिकट दें। और वो इस बात पे एग्री थे, यानी कि फार्मूला तैयार था बकौल उन सीनियर सहाफ़ी के। एक तो आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि ये फार्मूला डुएबल है, और अगर ये डुएबल होता है तो इसकी एक्टिवेशन तो इमरान खान साहब को ले जाएगी साथ फिर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में डुएबल जो कुछ हुआ है ना, मेरे ख्याल में उसके बाद कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना, और अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि जिस तरह से वो पहले भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, शायद वही चीज उन्हें ले डूबी, अगर वो ये समझते हैं कि जी वो क्योंकि शो ऑफ हैंड्स के साथ होगा, तो जिन 9 अरकान ने पार्टी जो पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, तो शायद वो पब्लिकली ऐसा फैसला नहीं करेंगे। दूसरा जो फैक्टर आपने बिल्कुल बताया कि एक वजह, लोग तो पैसों की भी बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सेनेट इलेक्शंस चलते हैं, लेकिन जो दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जो हल्के की सियासत है, शायद जो एमएनएज हैं उनको पता है कि अगला जो ट्रेंड है वो क्या बन रहा है। अगर उनको लगता है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन जो है वो अगले इलेक्शन में सीटें जीत सकती है, तो उनको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमने चलो ये टाइम तो लगा लिया, अगले 5 साल के लिए भी अपना जो है इंश्योरेंस करवा लें। तो उसकी अगर एक गारंटी मिल जाती है कि अगर आप हमारे हक में वोट देंगे तो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी कहती है हम आपको टिकट देंगे, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अगर तो ये बात, तो फिर तो जो लोग डिफेक्ट करना चाहते हैं तहरीके इंसाफ से, क्योंकि वो तहरीके इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं ना, उनको पता है कि उनको छोड़ेंगे तो हमें अगला टिकट मिल जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल मुस्तकबिल महफूज है तो दे कैन प्ले ऑन एट देयर ओन। यस, ऑन द फेस ऑफ इट आप कह लें कि वज़ीर आज़म को बज़ाहिर तो वोट ले लेना चाहिए, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और इवन एतमाद तो ले भी लेते हैं। मेरे ख्याल में कल की शिकस्त के बाद इसके जो सियासी रात हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म है। ठीक हो गया। अच्छा कामरान, आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात करें, उन्होंने दावा किया कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे, और वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से। आपके ख्याल में क्या यह पॉसिबल होगा? और अगर हम बात करें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद की हम बात करें, उसमें क्या ऑपोजिशन को एक बार फिर नाकामी होगी? आपके ख्याल में ये सारे मामला क्लियरली तय हो पाएंगे? मेरे ख्याल में जो अभी तक देखें, जो बुनियादी फर्क था पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत में, वो बुनियादी तौर पर यही था कि नवाज शरीफ ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते थे कि हम इस्तीफे दे करके इस तरीके से इस गवर्नमेंट को क्रिपल करें, लेकिन आसिफ अली जरदारी दूसरा तरीका अपनाना चाहते थे। वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, और उन्होंने कन्विंस किया कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो उसके ऊपर बाद में नवाज शरीफ ने गो अहेड दिया कि आपके पास अगर नंबर्स हैं तो चलें हम ये वाला काम करके भी देख लेते हैं। पहले इम्तिहान में तो आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए। कल फतह हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी को, उससे एक बात तो साबित हो गई कि बहुत से तरीके इंसाफ के ऐसे लोग फेंस के ऊपर बैठे हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है और वो पीडीएम में शामिल हो सकते हैं। अब उसको सामने रखते हुए जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस की जहां तक बात है, तो मेरे ख्याल में बहुत टफ कंपटीशन होगा, दो कि सीक्रेट बैलेट होगी, क्योंकि लास्ट टाइम सादिक सिंजरानी के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आई, अपोजिशन के पास नंबर होने के बावजूद वो हार गए थे। लेकिन इस दफा मुझे लगता है
कमरान, इसी में क्रिटिकल क्वेश्चन फिर आ रहा है, मैं चाहूंगा इस पे भी आप कमेंट कर दें। आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा अपोजिशन लगाती है हुकूमत पे कि जी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, एस्टैब्लिशमेंट के बल पे खड़ी है। कल भी इनफैक्ट जरदारी साहब ने कहा कि ये तो चले गए हैं, बस इनको नहीं जाने देने वाले, नहीं जाने दे रहे, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी आई उनकी। तो अब ये जो ऊपर नीचे बड़े जबरदस्त सिग्नल्स आए, लोग को रिलेट करें, आप भी करे होंगे बतौर सियासी तज्जियाकार, हमजा शहबाज का रिहा हो जाना, डस्का के अंदर जहां 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हो सकता था, पूरे पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कराना, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उठा के बाहर फेंक देना इलेक्शन कमीशन का, फिर कल गिलानी साहब का यूं जीत जाना, और अब ओबियसली क्वेश्चन उठ रहा है सादिक संजरानी साहब की प्रेजेंस के ऊपर। तो अब कहीं देखें कि हम ये जो चेस बोर्ड है इसके ऊपर सारी सूरत हाल चेंज होती नजर आ रही है, और शायद इमरान खान साहब को अब प्योरली रिलाई करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो फिल वक्त वो नहीं दिखा पाए अवाम को और मीडिया को। देखिए, जिन वाकयात का और जो भी इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, बज़ाहिर उसमें शायद यही लगता है कि आप यूं कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है या उस तरह की हिमायत इस गवर्नमेंट को हासिल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, अभी भी उनको उनकी हिमायत हासिल है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर वो इनकी हिमायत नहीं करते तो अपोजिशन के साथ वो पीडीएम में जो भी जमाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ फिर उनका कुछ शायद बातचीत है, क्या पीएमएलएन खास करके नवाज शरीफ के साथ वो रिकनसाइलेबल हैं? एटलीस्ट जितना मुझे पता है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मुझे तो नहीं लगता कि वो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, ऑपोजिशन की जो मेन जमातें और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो हालिया महीनों में या सालों में जो बीच में दरार पड़ी है, वो इतनी जल्दी ब्रिज नहीं हो सकती। तो आप अगर कहें कि वो वाली बात है कि जो लेसर ईवल है, शायद लेसर ईवल इस तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ के साथ फिर वो काम कर सकते हैं, उनके साथ शायद मुश्किलात होगी। इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं ना कि जो कल जो फतह हुई है यूसुफ रजा गिलानी को, ये बड़ी तारीखी है, क्योंकि यूजुअली होता है आपको मुक्तदरा हलकों की हिमायत अगर हासिल हो वो तो फिर अनहोनी हो जाती है, लेकिन इस दफा जब आपको तमाम जमातों, तमाम जो इदारे थे हिमायत होने के बावजूद अगर आप हार जाएं तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं इस गवर्नमेंट के हवाले से।